2026 के बंगाल चुनाव में आखिर होने वाला क्या है? क्या एक बार फिर दीदी की सत्ता कायम रहेगी या इस बार खेल पलटने वाला है? क्या ममता बनर्जी सच में दबाव में है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक नैरेटिव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार चुनाव विकास पर होगा या घुसपैठ और वोटर लिस्ट जैसे मुद्दे पूरा गेम बदल देंगे? ये सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला है। पिछले 15 सालों में बंगाल की राजनीति का केंद्र रही ममता बनर्जी ने 2011 में जिस तरह से 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को गिराया था, वो अपने आप में एक राजनीतिक क्रांति थी। उस समय उन्हें एक स्ट्रीट फाइटर, एक जुझारू नेता और आम जनता की आवाज के रूप में देखा गया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। तृणमूल कांग्रेस ने गांव-गांव तक अपनी पकड़ बनाई, लोकल कैडर को मजबूत किया और वेलफेयर स्कीम्स के जरिए एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो सालों तक उनके साथ खड़ा रहा। 2016 और फिर 2021 के चुनाव में उनकी जीत ने साबित कर दिया कि बंगाल में दीदी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुकी है। लेकिन 2021 का चुनाव एक और कहानी भी बता गया कि भारतीय जनता पार्टी अब बंगाल में सिर्फ एक विपक्षी पार्टी नहीं बल्कि एक सीरियस चैलेंजर बन चुकी है। अब अगर हम थोड़ा डेटा और ट्रेंड्स को देखें तो 2016 में बीजेपी की मौजूदगी लगभग ना के बराबर थी, लेकिन 2021 तक आते आते वो 70 से ज़्यादा सीटों तक पहुंच गई। ये उछाल अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति थी जिसमें नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, अमित शाह की बूथ लेवल मैनेजमेंट और शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं की भूमिका शामिल थी। और जब नंदीग्राम जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर खुद ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा तो ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी बल्कि एक बड़ा सियासी संकेत था कि बीजेपी अब सीधे सीधे दीदी को चुनौती दे रही है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी है ये कहने के लिए दीदी इन द डेंजर? या शायद नहीं, क्योंकि बंगाल की राजनीति सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये इमोशनल पहचान और लोकल कनेक्शन का खेल है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका वेलफेयर मॉडल है। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं, मुफ्त राशन, छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाएं तो वहां आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग ममता बनर्जी को अपनी सरकार मानते हैं क्योंकि उन्हें सीधे तौर पर योजनाओं का फायदा मिला है। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि अगर चुनाव सिर्फ वेलफेयर और लोकल इश्यूज पर लड़ा गया तो ममता बनर्जी को हराना बेहद मुश्किल होगा। लेकिन राजनीति में हर ताकत के साथ एक कमजोरी भी होती है और यहाँ आती है एंटी इनकम्बेंसी। 10-15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद किसी भी सरकार के खिलाफ एक नेचुरल नाराजगी पैदा हो जाती है। बंगाल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, जहां एक तरफ लोग योजनाओं से खुश हैं लेकिन दूसरी तरफ रोजगार की कमी, इंडस्ट्री की कमी और भ्रष्टाचार के आरोप सरकार की छवि को प्रभावित कर रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों ने सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है कि ममता सरकार में करप्शन बढ़ा है और सिस्टम कमजोर हुआ है। यही वो पॉइंट है जहां बीजेपी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाती है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सिर्फ विकास की बात नहीं करती बल्कि एक बड़ा नैरेटिव खड़ा करती है और वो है पहचान की राजनीति। हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश और इसके सामने टीएमसी का अल्पसंख्यक वोट बैंक, ये बंगाल की राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाता है। अगर बीजेपी इस ध्रुवीकरण में सफल हो जाती है तो वो अपने वोट शेयर को तेजी से बढ़ा सकती है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि ममता बनर्जी ने हमेशा खुद को एक सेक्युलर और समावेशी नेता के रूप में पेश किया है और उनका कोर वोट बैंक आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। अब बात आती है ग्राउंड लेवल की। क्यों चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं के भाषणों से नहीं जीते जाते बल्कि बूथ लेवल की ताकत से जीते जाते हैं? यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस की पकड़ अभी भी काफी मजबूत मानी जाती है। टीएमसी का कैडर गांव-गांव तक फैला हुआ है जो चुनाव के समय हर वोटर तक पहुंचता है। बीजेपी ने भी पिछले कुछ सालों में अपनी संगठनात्मक ताकत बढ़ाई है, लेकिन क्या वो टीएमसी के इस नेटवर्क को पूरी तरह चुनौती दे पाई है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बंगाल का चुनाव हमेशा से ही क्षेत्रीय समीकरणों पर आधारित रहा है। नॉर्थ बंगाल में बीजेपी की पकड़ मजबूत मानी जाती है जबकि साउथ बंगाल में टीएमसी का दबदबा है। ऐसे में कुछ चुनिंदा सीटें जैसे नंदीग्राम पूरे चुनाव का नैरेटिव बदलने की ताकत रखती हैं। अगर यहाँ बड़ा उलटफेर होता है तो उसका असर पूरे राज्य पर पड़ सकता है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है विपक्ष का बिखराव। लेफ्ट और कांग्रेस जैसी पार्टियां भले ही सत्ता की दौड़ में पीछे नजर आती हों, लेकिन उनका वोट शेयर अभी भी इतना है कि वो गेम को प्रभावित कर सकती हैं। अगर ये पार्टियां टीएमसी के वोट काटती हैं तो इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अगर किसी स्तर पर वोट का कंसोलिडेशन होता है तो बीजेपी के लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। यानी बंगाल का चुनाव सीधा सीधा दो पार्टियों की लड़ाई नहीं बल्कि एक मल्टी लेयर्ड बैटल है जहां हर छोटी चाल बड़ा असर डाल सकती है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या दीदी इन डेंजर है? इसका जवाब ना पूरी तरह हाँ है और ना ही पूरी तरह ना। अगर चुनाव वेलफेयर, महिलाओं के वोट और लोकल कनेक्शन पर केंद्रित रहा तो ममता बनर्जी अभी भी मजबूत स्थिति में हैं।
लेकिन अगर चुनाव एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के आरोप और ध्रुवीकरण के नैरेटिव पर शिफ्ट हो गया तो बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। और अगर विपक्ष ने समीकरण बदल लिए तो पूरी बाजी भी पलट सकती है। यानी 2026 का बंगाल चुनाव पूरी तरह खुला हुआ खेल है, जहां हर दिन, हर मुद्दा और हर रणनीति नतीजों को बदल सकती है। यही वजह है ये कहावत जो है दीदी इन डेंजर सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस बन चुका है। अब देखना यह है कि चुनाव के दिन जनता किस नैरेटिव को चुनती है, स्थिरता या फिर बदलाव। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।